नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर के वेबपेज आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। हम आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं और जो कल तक फिनिश किया था उससे आगे बढ़ाते हैं। आज है मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति। प्रकृति क्या होती है? इसका संबंध ये समझो, नेचर। प्रकृति का मतलब समझो नेचर, यानी मानव भूगोल का नेचर किस प्रकार का है, इसमें किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, इसमें किस बात पर ज्ञान दिया जाता है, किसकी तुलना किससे की गई है, आदि चीजों पर ज्ञान दिया गया। यानी मानव भूगोल की प्रकृति में या उसके नेचर में इन चीजों पर ज्ञान दिया गया है जो मैंने अभी आपको बताई थी। अब देखो मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। मानव भूगोल की जो प्रकृति दे रखी है उसमें अनेक लोगों ने प्रकृति बताई थी इसके बारे में, लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकृति बताई थी वो बताई थी एक विद्वान था जिसका नाम था जीन ब्रूस। जीन ब्रूस। क्या होता है, भूगोल में हर चीज के बारे में अनेक कथन दिए जाते हैं। हर चीज के बारे में अनेक कथन दिए जाते हैं। जिस व्यक्ति का जो कथन सर्वश्रेष्ठ होता है या जो महत्वपूर्ण कथन होता है उस कथन को पुस्तक में दिया जाता है या उसी चीज का ज्यादा अध्ययन किया जाता है या उसी के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे तो हर चीज के बारे में अनेक कथन दिए जाते हैं, लेकिन जो ये प्रकृति है ये सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति किसने बताई थी? जीन ब्रूस ने बताई थी। किसने बताई थी? जीन ब्रूस ने। तो अब आपसे पूछ ले, मानव भूगोल की प्रकृति आप किसके अनुसार पढ़ रहे हो? तो मानव भूगोल की प्रकृति आप पढ़ रहे हो जीन ब्रूस के अनुसार। किसके अनुसार? जीन ब्रूस के अनुसार। जीन ब्रूस ने मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में क्या बताया? देखो कि जिस प्रकार इतिहास का संबंध समय से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, इसके अनुसार ये बताया गया था कि जिस प्रकार इतिहास का संबंध समय से है, यानी अगर आप इतिहास का अध्ययन करते हो तो इसका मतलब ये है आपको समय जानना जरूरी है। इतिहास समय पे टिका हुआ है। इतिहास किस पे टिका हुआ है? इतिहास समय पर टिका हुआ है। आगे बात सुनना। तो इतिहास का संबंध किससे है? समय से। इतिहास का संबंध किससे है? इतिहास का संबंध समय से है। इतिहास का संबंध किससे है? समय से है। यानी अगर आप इतिहास का अध्ययन करते हो तो इसका मतलब है उस काल के बारे में या उस समय के बारे में आप अध्ययन करते हो। अगर आप भूशास्त्र का अध्ययन कर रहे हो, भूगर्भ शास्त्र का मतलब ये है कि भूमि के अंदर विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती है या भूगर्भ में अलग अलग कालों में निर्मित अलग अलग चट्टानें पाई जाती है, अलग अलग कालों में निर्मित अलग अलग चट्टानें पाई जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन करते हो तो आपको ये पता रहना जरूरी है ये किस काल की चट्टान है या किस समय में ये निर्मित हुई है और इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। अर्थशास्त्र, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? कीमतों से। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? कीमतों से। तो इसका मतलब ये है ब्रूस के अनुसार जिस प्रकार इतिहास का संबंध समय से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, उसी प्रकार मानव भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है।
स्थान है। यानी जिस प्रकार समय का संबंध चट्टान से है, जिस प्रकार इतिहास का संबंध समय से है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टान से है, अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, उसी प्रकार जो मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है या मानव भूगोल का संबंध है वो किससे है? स्थान से। किससे? स्थान से। और इसमें कहाँ, क्यों, वे, कैसे, इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। ये अब आपसे पूछ ले आप क्या पढ़ रहे हो, तो मानव भूगोल की प्रकृति किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, तो जीन ब्रूस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो। इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार ये है कि जिस प्रकार इतिहास का संबंध समय से है या समय का संबंध इतिहास से हो गया, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से है, अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, उसी प्रकार मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? स्थान। और इसमें कहाँ, क्यों व कैसे, वो कहाँ है स्थान, उसमें क्यों रहते हैं, उसमें किस प्रकार रहते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। तो ये मानव भूगोल की प्रकृति हो गई। ठीक है, अब पढ़ते हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कहते हैं इंग्लिश में स्कोप। ऐसे समझ आप कि जैसे आप 12th करके आगे जाओगे तो आपके सामने कई स्कोप खुलेंगे कि भाई आप आर्मी में जाना चाहते हो, टीचर की लाइन में जाना चाहते हो, आरएस में जाना चाहते हो। तो इसका मतलब क्या है? आपके भविष्य में अनेक स्कोप है। तो आपके अनेक है, एक तो है नहीं तो अनेक हो गए। अनेक को हम कहते हैं व्यापक, अनेक को हम क्या कहते हैं? व्यापक कहते हैं। तो उसी प्रकार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है वो व्यापक है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है वो कैसा है? व्यापक है। अब आपसे पूछ ले मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में निम्न चीजों का अध्ययन किया जाता है। देखो, एक है जनसंख्या, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है कालिक अनुक्रम, चौथा है सांस्कृतिक वातावरण, पांचवा है अन्य प्रदेशों से संबंध या अन्य क्षेत्रों से संबंध, छठा है समायोजन। देखना, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र व्यापक है, अर्थात इसमें निम्नलिखित बिंदुओं का या निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अगर एक तथ्य दो तथ्य होता तो क्षेत्र होता वो संकीर्ण होता, लेकिन इसमें अनेक चीजों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए क्षेत्र कैसा है? व्यापक है। अब इस क्षेत्र में यानी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया गया है? पहला जनसंख्या, दूसरा प्राकृतिक संसाधन, तीसरा कालिक अनुक्रम, चौथा सांस्कृतिक वातावरण, पांचवा अन्य प्रदेशों से संबंध, छठा समायोजन। पहला देखो जनसंख्या। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है जनसंख्या। क्यों? कि जनसंख्या का मतलब ये है मानव है। जनसंख्या का मतलब क्या है? मानव है। इसका मतलब ये हो गया कि हम विषय क्षेत्रीय मानव भूगोल का पढ़ रहे हैं,
विषय क्षेत्र ही मानव भूगोल का पढ़ रहे हैं, तो उसमें बताओ मानव महत्वपूर्ण होगा कि नहीं होगा? होगा, मानव महत्वपूर्ण होगा। अगर हम मानव भूगोल का विषय पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है मानव है ना, उसका महत्वपूर्ण बिंदु होगा या महत्वपूर्ण भाग होगा या महत्वपूर्ण पार्ट होगा। आगे बात में तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में ये सबसे महत्वपूर्ण है। कौन? जनसंख्या। इसमें किस पर अध्ययन किया जाता है कि भाई जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है। एक मिनट, जनसंख्या में किसका अध्ययन किया जाता है? जनसंख्या में अध्ययन किया जाता है कि उसका वितरण किस प्रकार का है। वितरण किस प्रकार का है? वितरण क्या होता है? हमेशा ये समान होता है। कई क्षेत्रों में कम जनसंख्या निवास करती है, कई में ज्यादा करती है। इसका कारण प्रमुख है कि जिस क्षेत्र में संसाधन मजबूत है, अच्छी स्थिति है, अच्छे रोजगार के साधन है, वहां जनसंख्या ज्यादा रहती है। और जिन क्षेत्रों में रोजगार का अभाव है या मान लो जल की उपलब्धता कम है या वहां खनिजों की कमी है, तो वहां जनसंख्या कम रहती है। तो उसका वितरण किस प्रकार है? कितने लोगों ने प्रवास किया, यानी एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान पर कितने लोग गए हैं। मनुष्य जहां रहता है वही उसका अधिवास है। मनुष्य जहां रहता है वही उसका क्या है? अधिवास है। उसमें कितने जन समूह है। जन समूह का मतलब ऐसे मान लो कि एक भील जन समूह, मीना जन समूह, ऐसे अनेक समूह होते हैं। उसमें कितने जन समूह शामिल किए जाते हैं। तो जनसंख्या में मानव और मानव भूगोल का मतलब संबंध मानव से है। इसका मतलब जनसंख्या मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें वहां वितरण किस प्रकार का है, प्रवास है, कितने लोगों ने किया है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितने लोग गए हैं, मनुष्य कहाँ निवास करता है, उसका जल समूह क्या है, उसकी सामाजिक संरचनाएं क्या है, आदि का अध्ययन जनसंख्या के अंतर्गत किया जाता है। आदि का अध्ययन जनसंख्या के अंतर्गत किया जाता है। अगली बात में दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। दूसरा कौन सा? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। इसका मतलब ये हो गया, प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा ऑटोमेटिक प्राप्त होते हैं, जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, अर्थात वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो या प्रकृति द्वारा प्राप्त हो, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप या कोई योगदान नहीं हो, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। और दूसरी चीज ये भी क्या रखना, जब ये प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे तो क्या उसके बिना मानव रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में मानव नहीं रह पाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव का कोई वजूद नहीं है। मानव का कोई वजूद नहीं है। इसीलिए मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को सम्मिलित किया गया है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को सम्मिलित किया गया है। अब देखो प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में देखना, प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा ऑटोमेटिक प्राप्त होते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त या प्रकृति द्वारा ऑटोमेटिक प्राप्त होते हैं, जिसमें मानव का कोई योगदान या कोई हस्तक्षेप ना होता। अब देखो जैसे जल है, खनिज है, मिट्टी है, जल है, खनिज है, मिट्टी है। दूसरी चीज बताओ, इन तीनों में किसी का योगदान है क्या मानव का? मानव का योगदान नहीं है। मानव का योगदान नहीं है। तो ये प्राकृतिक संसाधन है। तो ये कैसे संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। और प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में मानव नहीं रह सकता। प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में मानव नहीं रह सकता। इसीलिए मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा ये देख लो, अन्य प्रदेशों से संबंधित। अन्य का मतलब है दूसरे क्षेत्रों, दूसरे राज्यों, दूसरे क्षेत्रों, राज्यों, क्षेत्रों या देशों से संबंध, या देशों से संबंध। देशों से संबंध। मानव अकेला कुछ नहीं कर सकता। मानव अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए मानव क्या करता है,
अपने संबंध दूसरों से स्थापित करता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, हम लोग गांव में रहते हैं या किसी शहर में रहते हैं, तो अगर मान लो हमारे कोई शादी फंक्शन हो या हमारे कोई घर में काम हो या मान लो हमारे कोई घर में दूसरी चीज़ की जरूरत हो, तो हम दूसरे वाले पड़ोसी को या आसपास वाले लोगों को बुला के काम करवाते हैं, नहीं करवाते हैं? करवाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग गांव में रह रहे हैं, हम गांव में रहने के बावजूद भी एक दूसरे पर निर्भर है, अर्थात हमारे एक दूसरे के साथ संबंध है। उसी प्रकार क्या होता है, मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में मानव केंद्र बिंदु है, मानव मुख्य बिंदु है, तो दूसरे देशों, राज्यों या क्षेत्रों से संबंध रखेगा नहीं रखेगा? रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि उसके संबंध के बिना मानव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। उसके संबंध के बिना मानव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि मानव क्या करता है, उसकी कोई जरूरत होती है, दूसरे क्षेत्रों से मंगवाता है, दूसरे देशों से मंगवाता है, दूसरे राज्यों से मंगवाता है। जैसे हमारे घर में कोई जरूरत होती है तो पड़ोसी से लेके आते हैं ना, तो वैसे ही दूसरे राज्यों से अथवा देशों से क्या करता है, वो अपनी जरूरत की या मान लो अपने डिमांड के आधार पे या मांग के आधार पे वस्तुओं का आयात करता है। तो इसका मतलब है कि एक मानव का संबंध दूसरे मानव से, यानी इस देश के मानव का संबंध इस देश के मानव से और इस देश के मानव का संबंध इस देश के मानव से है। क्यों? क्योंकि अकेला मानव कुछ नहीं कर सकता, अकेला मानव कुछ नहीं कर सकता। ये है इन देशों से संबंध। आगे है कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम, कालिक का मतलब क्या, मान लो समय या काल से मान लो, समय या काल से मान लो। कालिक अनुक्रम का बात भी है, समय से मान लो या काल से मान लो। अब देखो क्या है, आज मतलब मनुष्य हर चीज में तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, चाहे वो पहनना हो, चाहे खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे उसकी संस्कृति हो, चाहे उसका समाज हो, चाहे उसके कुछ भी प्रक्रियाएं हो, हर चीज में वो उन्नति कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, एक जमाना ऐसा था जो मनुष्य को आज जितना नॉलेज नहीं था, तो बताओ उस समय के चीजें और आज के समय की चीजें एक जैसी है क्या? नहीं है, एक जैसी नहीं है। पहले मनुष्य कंदमूल है, मतलब कोई बेरी है या वृक्षों के मतलब मान लो फल फूल है, वो खा के भी पेट भर लेता था। क्या आज ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो अब ज्ञान से इस बात को समझना है, कठिन प्रक्रिया थोड़ी सी, कि उस टाइम मनुष्य जंगल में रह के कंदमूल, बेर या वृक्षों के फल फूल खा के अपना पेट भर लेता था और आदिम तरीके से अपना जीवन जीता था। तो इसका मतलब क्या, उस समय के मनुष्य का संबंध उस जंगल तक ही सीमित था। आज मनुष्य ने अपने बुद्धिमत्ता से बहुत तरक्की कर ली। आज क्या मनुष्य इन चीजों से, मतलब जो पहले चीजें करता था वो आज चीजें करता है क्या? नहीं करता है। जो चीजें पहले मनुष्य करता था जंगल में रह के, वो आज नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या, पहले उसका संबंध, मनुष्य का संबंध उस जंगल से, उसकी प्रकृति से था, उसके जंगल से, उसकी प्रकृति से था। आज ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या, अब बताओ समय के अनुसार संबंध बदल गए नहीं बदल गए? समय के अनुसार संबंध बदल गए नहीं बदल गए। तो ये जितने भी संबंध है ना, ये क्रियात्मक है। क्रियात्मक मतलब बताऊंगा आपको भी। ये जितने भी संबंध है ये कार्य के आधार पर निर्भर है। जैसा मनुष्य कार्य करता है वैसे ही उसके संबंध होते हैं, और कार्य को छोड़ के वो दूसरा कार्य करने लगता है, कार्य को छोड़ के वो अगर दूसरा कार्य करने लगता है तो उसके संबंध भी परिवर्तित हो जाते हैं। उसके संबंध भी क्या हो जाते हैं? क्रियात्मक का मतलब यह है कि उसके संबंध स्तर नहीं है, कार्य के आधार पे उसके संबंध टिके हुए हैं या कार्य के आधार पे उसके संबंध जुड़े हुए हैं। समय के अनुसार ये परिवर्तित होते रहते हैं। मैंने आपको उदाहरण बता दिया जंगल वाला। समय के अनुसार ये क्या होते रहते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। आगे बात सुने, आगे देखो सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण क्या है? मनुष्य जिस क्षेत्र में रहता है उसकी संस्कृति का प्रभाव मनुष्य पे पड़ता है। मनुष्य जिस माहौल में, जिस जगह या जिस क्षेत्र में निवास कर रहा है, उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति
का प्रभाव उस पर जरूर पड़ेगा, उस पर जरूर पड़ेगा। तो जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है, जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है, उन सब का प्रभाव किस पे पड़ा है? मनुष्य पर पड़ा है। उन सब का प्रभाव किस पे पड़ा है? मनुष्य पर पड़ा है। उन सब का प्रभाव किस पे पड़ा है? उन सब का प्रभाव मनुष्य पर पड़ा है। कैसे मैं बताऊं आपको, ध्यान से सुनना। आप कहीं जाते हो, मान लो कॉम्प्लेक्स में गए, आपने अच्छी ड्रेसें देखी, भले उस टाइम आप ना खरीद पाओ, लेकिन वक्त आने पे वो आप खरीद लोगे। तो इसका मतलब है उन ड्रेसों को, मान लो ड्रेस अमेरिका, यूरोप या मान लो कहीं पश्चिमी देशों से मंगाई हुई है, तो आपने वो खरीद ली, अब आप वो पहन के घूम रहे हो। तो इसका मतलब है जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, भले वो आप पे पड़े ना पड़े, किसी ना किसी मनुष्य पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, किसी ना किसी मनुष्य पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। ये है। आगे देखो, समायोजन। चाहे वातावरण समायोजन मान लेना, चाहे सांस्कृतिक समायोजन मान लेना, एक ही बात है। समायोजन, समायोजन क्या? देखो, समायोजन का मतलब यह है कि मनुष्य जिस क्षेत्र में रहता है वो उसके अनुकूल हो जाता है। मनुष्य जिस क्षेत्र में रहता है वो उसके अनुकूल हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, हम मरुस्थलीय इलाके में रहते हैं और यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर 40-45 डिग्री के आसपास रहता है। तो बताओ, हम गर्मी आ गई तो हम गर्मी के अनुकूल हो गए नहीं हो गए? अर्थात गर्मी में हम मरते नहीं है, गर्मी में हम मरते नहीं, हम गर्मी के क्या हो गए? अनुकूल हो गए। अगर कोई मान लो जैसे आगे जनजाति पड़ेगी एस्किमो, वो लोग रहते हैं बर्फ में, तो इसका मतलब क्या? एस्किमो जनजाति है ना, वो बर्फ के अनुकूल हो गई। किसके अनुकूल हो गई? बर्फ के अनुकूल हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ, जो लोग उष्ण प्रदेशों में रहते हैं वो उसकी जलवायु के अनुकूल हो गए, जो लोग शीतोष्ण कटिबंध में या शीतोष्ण जलवायु में रहते हैं वो उसके अनुकूल हो गए, और जो लोग शीत जलवायु में रहते हैं वो उसके अनुकूल हो गए। तो समायोजन का मतलब है मनुष्य ने जिस क्षेत्र में या जिस वातावरण में रहता है वो, या जिस मतलब वातावरण में रहता है वो उसके अनुकूल हो जाता है, वो उसके अनुकूल हो जाता है, अर्थात उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। यह है वातावरण समायोजन। अब आपसे पूछ ले मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र मतलब इसमें स्कोप, जैसे आप आगे 12th करके जाओगे कौन कौन सी जो बारे में, और इसका विषय क्षेत्र है वो व्यापक है। इसके विषय क्षेत्र में निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। पहला है जनसंख्या, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है अन्य प्रदेशों से संबंध, चौथा है कालिक अनुक्रम, पांचवा है सांस्कृतिक वातावरण, छठा है समायोजन। छठा है समायोजन। ये है। तो अब देख लो ध्यान से, जनसंख्या महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि जनसंख्या में मानव को इंक्लूड किया जाता है, और हम विषय क्षेत्रीय मानव भूगोल में विषय क्षेत्रीय पढ़ रहे मानव भूगोल का, तो मानव इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है। उसका वेतन किस प्रकार है, कितने लोगों ने अपना स्थान छोड़ा है, दूसरी जगह है, कितने लोग अपनी जगह रह रहे हैं, वो किस जन समूह में निवास करते हैं, उसकी सामाजिक संरचना क्या है, आदि चीजों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा हमें ऑटोमेटिक प्राप्त हो या प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जल, खनिज, मिट्टी आदि। अन्य प्रदेशों से संबंध, यानी मनुष्य अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसे दूसरे देशों, प्रदेशों या राज्यों के साथ संबंध बना के रखना अति आवश्यक है। तीसरा है कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम का मतलब ये है कि हर चीज है वो समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। पहले हम जिस सभ्यता जिस संस्कृति में रहते थे, आज उस सभ्यता उस संस्कृति में रहते हैं क्या? नहीं रहते। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही समय नया आया वो चीज परिवर्तित हो गई है, और परिवर्तित का प्रमुख कारण संबंध किससे है? क्रियात्मक, यानी जिस मनुष्य का जिससे कार्य पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी, काम पड़ेगा, उसके अनुसार वो संबंध रहते हैं। सांस्कृतिक वातावरण, जो भी चीज हमें दिखाई देती है पृथ्वी पे या मान लो धरातल पे, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं मनुष्य पर पड़ता है। समायोजन, यानी मनुष्य जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र के अनुकूल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, हम बाकी का अध्याय मान लो पाठ फर्स्ट वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।